मेरा नाम प्रकाश है। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर के रास्ते पर जा रहा था। दोस्त अभी बार में ही मौजूद थे। मैं घर जा रहा था क्योंकि मेरे मम्मी पापा बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे। वो 25 फरवरी की रात थी। रात का 1:30 बज रहा था। मैं ज़्यादातर लेट नाइट ही घर में जाया करता था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। रात का कोहरा सड़कों को लपेटे हुए था। सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त धीरे धीरे चलते चलते थककर कहीं रुक गया है। मैं अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था और गाड़ी के अंदर हीटर की गर्माई में बैठा हुआ था और धीमी आवाज में गाना लगा हुआ था। बिना किसी मंजिल के इसी तरह मैं चल रहा था, बस दिमाग के एक शोर से भागने के लिए। तभी अचानक कोहरे की धुंध में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दूर खड़े हुए मुझे किसी का साया नजर आया और मेरी नज़र भी उस पर जा रुकी। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसने गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था, दुपट्टे से अपने आप को अच्छी तरह से ढका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, जैसे किसी के रुकने का ही इंतजार कर रही हो। उस लड़की को देखकर मेरे अंदर इंटरेस्ट जागने लगा। फिर शायद कोई और जज्बा था जिसका नाम मैं नहीं जानता था। मैंने कार की स्पीड हल्की की और शीशा नीचे किया। मैं गाड़ी से उतरकर लड़की के करीब चला गया और कहने लगा कि कौन हो तुम और यहाँ पर खड़ी क्यों रो रही हो। वो मुझे देखकर चौंकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही आइडिया था कि कोई उसके लिए रुकेगा। फिर उसने धीरे से कहा कि माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। घर में मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी हुई है। जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं खामोश खड़ा रहा, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोचा कि क्या ज़माना आ गया। सड़क पर खड़ी हुई लड़की और शब्द ऐसे लाचारी भरे। मैंने सोचा कि ये भीख मांगने का कोई नया बहाना है। कोई इस जवान लड़की को भीख मांगने नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसने अपनी माँ के इलाज का ही बहाना बना दिया। माँ, इलाज और आंसू सब मिलाकर एक इमोशनल चाल। और इस समय जैसे मेरे अंदर का ईगो भड़क उठा था, मेरा घमंड जाग उठा। मैंने मुस्कुराकर उस लड़की को जवाब दिया, अगर ये बात सच है, सच में तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे डांस करके दिखाओ। ये शब्द कहते समय मैं खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। उस लड़की ने मुझे देखकर पलकें नहीं झपकाईं, बल्कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही हैरानी थी, सिर्फ एक खामोशी थी जो बड़ी मुस्कुराहट से कई ज्यादा ताकतवर थी। जैसे वो मेरी आंखों में झांककर कह रही हो कि तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर की गंदगी है, बदतमीजी है, मेरे बाहर की नहीं। कुछ समय के बाद उसने अपनी पलकें झपकाईं और बस इतना कहने लगी कि चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे कहाँ डांस करना है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसके शब्द जैसे मेरे मुंह पर तमाचा थे। बिना चीखे बिना चिल्लाए उसने मेरे घमंड को गिरा दिया था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी दोबारा से चलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां उसकी आंखों में मुझे अभी भी आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई रहम की भीख नहीं थी, सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि जी मेरा नाम संध्या है। मैंने कहा कि अच्छा, कहाँ रहती हो तुम। उसने कहा वहाँ जहाँ मेरी बीमार माँ पड़ी हुई है। मैं उसे अभी और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरे लिए उससे कुछ भी पूछना एक तरह की बेईमानी लग रहा था। मैंने गाड़ी उसी बार के आगे रोक दी जहाँ से अभी मैं पार्टी करके घर जा रहा था। अंदर रोशनी, शोर और हंसी गुल्लों की आवाज़ और वही दुनिया जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता था, जहाँ पर मैं सिर्फ लड़कियों का डांस देखने के लिए, उनकी सुंदरता को देखने के लिए और ड्रिंक करने के लिए आया करता था। मैंने कहा चलो बार के अंदर, तुम्हें यहाँ डांस करना है। मैंने जब उसे ताना देते हुए ये बात कही तो वो अभी भी अपने चेहरे से मुझे ऐसा जवाब दे रही थी जैसे कह रही हो कि मैं यहाँ डांस करने के लिए तैयार हूँ। मगर अब मेरी आवाज़ में बहुत ताकत नहीं थी। वो गाड़ी से उतरी, सर्दी से कांप रही थी, मगर उसके कदम मजबूत थे। अंदर दाखिल होते हुए उसकी नज़रें मुझ पर जम गईं। लड़कों के चेहरे पर अभी भी वही दरिंदगी जो चमकती रोशनी में छुप जाती है,
वो स्टेज के करीब जाकर प्ले हुए गाने पर डांस के स्टेप स्टार्ट करने लगी। मेरे दोस्त अभी भी वहां पर मौजूद थे। वो मुझसे कहने लगे कि यार, ये लड़की कौन है, और तुम तो अभी घर चले गए थे ना, अब अचानक यहाँ दोबारा कैसे आ गए। मैंने कहा पता नहीं कौन है, रास्ते पर खड़ी हुई थी बेचारी। मैंने कहा डांस करोगी, तो तैयार हो गई। फिर मेरे दोस्त भी उसका डांस इंटरेस्ट लेकर देखने लगे। वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन ये घरेलू डांस था। बहुत सी लड़कियां टीवी के सामने टीवी एक्ट्रेस को देखकर डांस की प्रैक्टिस करती हैं। उसका डांस भी कुछ इसी तरह का था। उसके शरीर में वो रवानी नहीं थी जो एक डांसर के डांस में होती है। उसके कदम झिझक रहे थे, जैसे हर कदम उसे गुजरे हुए कल के किसी दर्द में लेकर जा रहे हों। लड़के उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, उसके बारे में गलत गलत कमेंट कर रहे थे। कुछ ने तो उसके ऊपर नोट फेंकने भी शुरू कर दिए थे और कुछ उसके करीब जाकर उससे लग लग कर डांस कर रहे थे, मगर वो उनसे पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेबस हो, लेकिन मैं अपने दोनों हाथ बांधकर उसे लगातार देखता रहा। मेरे अंदर कोई सवाल जागा, कोई बेचैनी, कोई जज्बा जो मैं बरसों से दबा चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नाचती हुई वो कोई लड़की नहीं, बल्कि मेरा अपना ज़मीर है जो मेरे सामने हो रहा था। डांस खत्म हुआ, लेकिन वो खामोशी से स्टेज से उतरी और उसने ज़मीन के सारे नोट उठाने शुरू किए और मेरी तरफ देखे बिना ही वहाँ से बाहर निकल गई। मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे गया और उसे आवाज़ लगाई तो उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही थी, तुम्हारी माँ बीमार है, और तुमने खुद ही कहा कि तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। ऐसे मौके पर कोई बेटी डांस थोड़ी ना करती है। ये सब तुमने पैसों के लिए किया है। उसके कदम जो अब तक बोझ ढो रहे थे अचानक रुक गए। उसने धीरे से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो नमी नहीं थी जो हार मानने वाले लोगों की आंखों में होती है। वो एक अजीब तरह की नमी थी, जैसे वो आंसू नहीं बल्कि सवाल हों। उसकी आंखों के कतरे मुझसे कोई सवाल जवाब कर रहे थे जिनको मैं जानकर भी नहीं जानना चाहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में रिक्वेस्ट नहीं थी, बस एक रुका हुआ सा दर्द था। उसने कहा कि साहब, मेरी माँ सच में बीमार है। उनके गले में ट्यूमर है जिसकी वजह से वो दर्द से तड़प रही हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे घर चलकर देख सकते हो। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ थम सा गया था, जैसे दिल की धड़कन एक जगह पर रुक गई हो। लेकिन उसकी एक्टिंग बड़ी मस्त थी। उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह से हंसी निकलने वाली है, मगर मैंने खुद को कंट्रोल किया। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसका सच, उसकी खामोशी, उसकी थकान, सब कुछ मिलाकर मेरी हंसी को मार रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, होठों पर एक झूठी हंसी लाने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है, सच में तुम्हारी माँ बीमार है, तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो मेरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखती रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गई और बाहर की तरफ जाने लगी और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इसी तरह मजाक में मुझे लगा जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ या किसी खेल में शामिल हूँ जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं, मगर दिल का एक कोना कह रहा था कि अगर ये कोई कहानी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है मगर अंजाम अभी मेरी समझ में नहीं था। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि उसके कदम और भी ज्यादा बोझल हो रहे थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है। मैं गाड़ी में बैठ गया और मैंने गाड़ी उसके सामने लाकर रोक दी। दरवाज़ा खोला तो वो भी खामोशी से बैठ गई। गाड़ी चल रही थी और हम दोनों खामोश थे। हीटर की गर्मी धीमी हो चुकी थी और हम दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो न अजनबी की थी और न जान पहचान की, बस एक सच की मौजूदगी। मैं उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था, मगर वो खिड़की के बाहर झांक रही थी, जैसे शहर के उजाले में किसी पुरानी याद को तलाश कर रही हो। जैसे उसे पता था कि मैं मजाक में उसके साथ आया हूँ, मगर वो शायद सीरियस हो चुकी थी या पहले से ही सीरियस थी। मेरी सांसें बोझल होने लगी और दिल में एक अजनबी सी घबराहट पैदा हो गई। शायद इसलिए मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियां पीछे रहने लगी, सड़क तंग होने लगी। जिस जगह पर हम जा रहे थे वहाँ बहुत सारे गड्ढे थे, बिजली के तार लटके हुए थे।
बहुत पुराना सा मोहल्ला लग रहा था। घरों की हालत भी टूटी फूटी हो रही थी। फिर गाड़ी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाने लगी। मैंने संध्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर या खौफ नजर नहीं आ रहा था और ना ही घबराहट, जैसे वो सालों से इसी रास्ते पर चल रही हो। फिर हम एक छोटे से और कच्चे मकान के सामने जाकर रुके। मैंने गाड़ी बंद की। संध्या ने दरवाज़ा खोला और वो खुद ब खुद गाड़ी से उतर गई। घर का दरवाज़ा भी बहुत पुराना सा था। मैं भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही किसी के कर्राहने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा है। इस बंद घर में गरीबी साफ नजर आ रही थी। टूटा फूटा फर्नीचर था, जैसे बहुत पुराना हो। बाहर आंगन में लगभग एक 12 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे। संध्या को देखकर वो दोनों खड़े हो गए और कहने लगे कि दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ कब से दर्द से तड़प रही है। माँ को जल्दी अस्पताल लेकर चलो दीदी, वरना वो हमें छोड़कर चली जाएंगी। माँ बहुत रो रही है और कह रही है कि संध्या कहाँ चली गई, कितना समय लगा रही है आने में। शायद वो दोनों संध्या के भाई बहन थे। उसने उन दोनों को तसल्ली दी और कहने लगी, मैं पैसे ले आई हूँ, बस अब माँ को अस्पताल लेकर जाऊंगी। वो सामने ही मौजूद एक छोटे से दरवाजे के अंदर चली गई। ये एक कमरा था। मैं भी संध्या के पीछे पीछे जब इस कमरे में गया तो एक पुरानी सी चारपाई पर एक कमजोर वजूद पड़ा हुआ था। खुश्क होंठ, कमजोर सा शरीर, आंखों में गड्ढे, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। संध्या ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। संध्या की माँ दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन अब खामोश हो गई थी। उनकी आंखें बंद थीं। संध्या डर गई और रोते हुए कहने लगी कि माँ, मैं आ गई हूँ, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। अब उसकी माँ की ऐसी हालत हो गई थी कि उनकी ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। संध्या ने उनको सहारा दिया। संध्या की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो कहने लगी कि साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रात के इस समय मुझे कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। मेरा एक आखिरी काम और कर दो, अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरी माँ को अस्पताल ले चलो। मैंने संध्या से कुछ नहीं कहा और उसकी माँ को सहारा देते हुए अपनी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बिठाया, जहाँ संध्या भी अपनी माँ के पास बैठ गई थी। और फिर मैं गाड़ी चलाने लगा। न जाने क्यों खुद ही मेरे होठ खामोश हो गए थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे इस बार मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर ली, क्योंकि संध्या की माँ बेहोश हो चुकी थी और उनका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। कुछ देर का रास्ता तय करने के बाद हम लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे। मैंने और संध्या ने सहारा देते हुए उसकी माँ को स्ट्रेचर तक लिटाया। उसके बाद उसकी माँ को वार्ड बॉय इमरजेंसी वार्ड में ले गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप करना शुरू कर दिया था। संध्या हाथ बांधकर एक दीवार को टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। फिर कुछ देर गुजरने के बाद डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि संध्या की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, आप लोगों ने इन्हें यहाँ लाने में देर कर दी। ये खबर सुनकर संध्या फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि शायद मैं उसे तसल्ली देने की भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर शर्मिंदगी जाहिर की। मैंने कहा, अगर तुम्हारी माँ की इतनी ही तबीयत खराब थी तो तुमने वक्त पर उनका इलाज क्यों नहीं करवाया, क्यों इतनी देर कर दी? उसने आंसुओं से भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कल रात जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो छोटे भाई बहन बहुत परेशान हो गए थे। दर्द के साथ साथ उनको बुखार भी हो रहा था। वो बुखार में जल रही थी, लेकिन मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं करीब के मेडिकल स्टोर पर गई और उनसे कहने लगी कि भैया, मुझे मेरी माँ के लिए दवाई दे दो, मैं कल तक पैसों का बंदोबस्त करके तुमको पैसे दे दूंगी। मगर उसने मुझ पर ऐसी नज़र डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं वहाँ से भाग गई। रात भर मेरी माँ का शरीर बुखार से जलता रहा और दर्द से तड़पता रहा। मेरी बहन ने उन्हें पानी पिलाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैं लोगों से मदद मांगने के लिए सारा दिन इधर से उधर घूमती रही, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और अब देखो, जब पैसों का बंदोबस्त हुआ
तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इसी गरीबी ने मेरे पिताजी की भी जान ले ली थी और अब मेरी माँ की भी जान ले ली। पहले कुछ देर तक वो रोई, फिर उसने दोबारा से बात शुरू की और कहने लगी कि मेरे पिता भी मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किया, लोगों की बातें सुनी, ताने सहे, लोगों के घरों के उल्टे सीधे काम किए, कपड़े धोए, बर्तन धोए, लेकिन कभी हमें दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं भेजा। मगर आज मेरी माँ की बीमारी मुझे किस रास्ते पर ले आई थी। मैंने संध्या की आंखों की तरफ देखा। अब उनमें रोशनी नहीं थी और वो खाली भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो आंखें कोई सपना नहीं देखती, सिर्फ हकीकत को गिनती हैं। अस्पताल वालों ने संध्या की माँ की डेड बॉडी हमें दे दी थी। उन्हें घर लाते लाते हमें सुबह का समय हो गया था। मेरा मोबाइल बार बार बज रहा था। मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे। आज मुझे सारी रात हो गई थी। मैं घर से बाहर रहा था, इसीलिए मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो रहे थे, मगर मैंने उनको भी कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया। वो लोग मुझे कॉल करते रहे, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर संध्या की माँ के शव को एम्बुलेंस में रखकर उसके घर लाया गया। उसके भाई बहन जो अपनी माँ के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, एम्बुलेंस में आती हुई अपनी माँ के शव को देखकर बेकाबू हो गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वो अपने बहन भाइयों को संभाल रही थी। उसने अपने बहन भाई के आंसू पोंछने के लिए अपने आंसुओं को रोक लिया और उनको बार बार यही समझाती कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जिस तरह पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे तो माँ हमारा सहारा बनी थी, इसी तरह माँ हमें छोड़कर चली गई तो अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। पता नहीं उसकी तकलीफ को देखकर मेरे दिल में चुभन क्यों हो रही थी। मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो अपने घमंड में रहने वाला इंसान था। मुझे तो दूसरों की तकलीफ लगती ही नहीं थी, तो फिर आज संध्या की तकलीफ मुझे शिद्दत से महसूस क्यों हो रही थी। हालांकि मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं था। मेरी उससे मुलाकात को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों कर रहा था। क्यों उसका उदास चेहरा मेरे मन को परेशान कर रहा था। संध्या की माँ का अंतिम संस्कार भी मैंने करवाया। मैं उसकी माँ के दाह संस्कार से पहले वहां से जा रहा था, जब संध्या ने मुझे आवाज लगाकर कहा कि साहब जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, अब एक आखिरी मदद और कर दो, मेरी माँ के शव को कंधा भी दे दो। फिर मैंने उसके बहन भाई के साथ मिलकर उसकी माँ को कंधा भी दिया। सच में गरीब लोगों का कोई नहीं होता, ये बात आज मुझे पता चल गई थी। मैंने सारी जिंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फायदे में गुजार दी थी। लोगों को खरीदने और बेचने का हुनर सीखा था, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने मैं बेबस खड़ा हुआ था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरे जैसे मर्द हमेशा बड़े बोल बोलते हैं, मगर जब दिल पर चोट लगती है तो शब्द दगा दे जाते हैं। उसकी माँ की चिता जल जाने के बाद काफी देर तक संध्या और उसके भाई बहन शमशान घाट में बैठकर रोते रहे। मैंने देखा था कि वो अपने भाई बहन का सर सहला रही थी। उसके भाई बहन की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेकबुक निकाली, पेन निकाला और कुछ लिखने लगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने 20 लाख रुपए का चेक बनाया, जो मैंने संध्या को ताना देते हुए कहा था। अब वो मेरे लिए हकीकत बन रहा था। चेक भरकर मैंने धीरे से संध्या की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, अपने भाई बहन के साथ लगी हुई थी। मैंने चेक उसके सामने रखा, तब उसने धीरे से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये मेरी माँ की मौत की कीमत है या फिर मेरी इज्जत की। उसके सवाल ने जैसे मेरे शरीर को सुन कर दिया हो। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर शब्दों ने मेरा साथ न दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो शब्दों को झुलसा देती है। मेरी नज़र झुक गई। मैं अब वो लड़का नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा कहलाया जाता था। मैं अब एक मुजरिम था, उस समय का मुजरिम जब मैंने इस लड़की को सबके सामने तमाशा समझा। संध्या ने चेक उठाया और उसे वापस जमीन पर रख दिया। उसके भाई और बहन भी ये सब देख रहे थे। इसका साफ मतलब ये था कि उसने चेक लेने से इनकार कर दिया था। मैं जिंदगी में पहली बार इतना शर्मिंदा हुआ था। मेरे सामने एक लड़की थी जो भूख और गरीबी में पली बड़ी थी, और ऐसे हालात से लड़कर भी वो झुकी नहीं, डांस करने के लिए तैयार हो गई, मगर अपनी शर्तों पर। उसके शरीर में एक ऐसा घमंड था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से आती है। आज मुझे पता चला था
कि इज्जत उस समय जन्म लेती है जब इंसान अपने बेबसी में भी झुकता नहीं है, खुद को बेचता नहीं है। संध्या ने कुछ देर बाद खामोशी से अपने भाई बहन को लिया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। मैं खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा उसको देखता रह गया था। वो अब अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी किसी से मदद नहीं मांग रही थी, न मुझसे न दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। फिर मैं अपने घर को वापस आ गया। आज मेरी हालत उजड़ी हुई थी। मैं जो कभी खिलखिलाता हुआ घर के अंदर दाखिल होता था, सारे नौकरों को अपने कामों में लगा दिया करता था, आज मेरा दिमाग और मेरा शरीर खामोश था। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान हो रहे थे। उन्होंने मुझसे ढेर सारे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि सारी रात कहाँ थे, घर क्यों नहीं आए थे, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वगैरह वगैरह। और मैं खामोश था। मेरे पास उनको जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझसे प्लीज़ कोई भी सवाल मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सीधा अपने कमरे में आ गया था। मैंने अपनी शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी, घड़ी और मोबाइल भी बेड पर डाल दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और खिड़कियों पर पर्दे भी डाल दिए। कमरे की लाइट बंद की और अंधेरा करके लेट गया था। बार बार मेरी आंखों के सामने संध्या का चेहरा आ रहा था और उसकी बेबसी। न जाने क्यों मैं इतना शर्मिंदा हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने संध्या के साथ जो किया वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने खुद से सवाल किया, मैं क्या था, एक अमीर इंसान या फिर एक खाली खोल जो सालों से सिर्फ जी रहा था। क्यों मुझे दूसरों की तकलीफ से तकलीफ नहीं हुई। आज जब संध्या की तकलीफ मैंने देखी तो क्यों मुझे इतना अफसोस हो रहा था। मैं चाहता था कि वापस आने से पहले मैं संध्या से कोई वादा करूं, उसे सहारा दूं, मगर मेरे अंदर कोई हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं चाहता था कि वो मुझे समझे। फिर मैं यही सब कुछ सोचते सोचते सो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी आँख कब लगी। एक सुकून भरी नींद मुझे आई थी। रात के समय जब मैं उठा तो मेरे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, जो मैंने ही किया था। मैंने लाइट ऑन की, फ्रेश हुआ और फिर अपने पेरेंट्स के पास चला गया था, जो कि रात के खाने पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो मुझे देखकर कहने लगे कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आज तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो, तुम कहाँ चले गए थे। मैंने उनको नरम शब्दों में बताया कि आपका बेटा बहुत बदल गया है। हमेशा आप लोग कहा करते थे कि सुधर जाओ, गलत हरकतें करना छोड़ दो, अपने दिल को नरम रखा करो, गुस्सा कम किया करो, लोगों की तकलीफ को समझा करो। बस समझ लीजिए कि आपके बेटे के अंदर अब वो सारी खूबियाँ आ गई हैं। मेरी मॉम ने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि बेटा, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मैंने कहा मॉम, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खाइए। मेरे पेरेंट्स मेरी बातों से हैरान थे। अगले दिन मैं फिर से संध्या के घर चला गया था। मेरे अंदर अभी भी हिचकिचाहट थी। आज मैं सिर्फ इंसान बनकर उसके पास आया था, न कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को अपने आगे कुछ ना समझता हो। जो इंसान खुद को शहर का सबसे अमीर इंसान समझता था, वो अब अपनी आंखों में नमी लेकर संध्या के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। शायद पहली बार, सिर्फ पहली बार मैंने खुद को देखा जैसे मैं वो नहीं था जिसे दुनिया देखा करती थी। सब कुछ वैसे का वैसा था, मगर मेरे अंदर का दिन अभी भी उसी रात के जैसा था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। दीवारों पर वही नमी थी, वही खामोशी थी। मैंने दरवाज़ा धीरे से खटखटाया। पहले तो मैं एक सेकंड के लिए रुका, क्योंकि मेरे अंदर एक झिझक सी थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। संध्या मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर नींद की थकान और आंखों के नीचे काले घेरे थे, मगर वो अभी भरोसे के साथ खड़ी हुई थी। उसने हैरानी से मुझे देखा और सवाल करने लगी कि आप। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, बस तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई बहन के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया था। कुछ नहीं कहा उसने, बस दरवाजे से पीछे हट गई, जैसे मुझे अंदर आने का इशारा दे रही हो। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बहन आंगन की सफाई लगा रही थी और भाई एक तरफ बैठा हुआ था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उन्होंने भी मुझे गौर से देखा, जैसे सोच रहे हों कि अब मैं इस समय यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। मैंने संध्या की बहन से कहा कि ये तुम्हारे लिए, तुम लोग खाना खा लेना। संध्या की बहन ने मेरे हाथ से खाने का सामान पकड़ लिया, लेकिन संध्या कहने लगी कि आप हमारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। देखो,
मेरी माँ जो हमारे लिए कमाया करती थी वो अब इस दुनिया से चली गई। अब इनकी माँ मैं हूँ तो मैं कुछ न कुछ कर लूँगी। मैंने कहा कि घर आए मेहमान से इस तरह का सलूक करती हो तुम, मुझसे पानी को भी नहीं पूछा। उसकी बहन ने कहा कि अरे नहीं नहीं साहब, दीदी उदास है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसने मुझे करीब रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया था, लेकिन संध्या मुझसे बात करने के बजाय खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे बात करनी चाहिए, कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। वो मेरी तरफ पलटी, उसकी आंखों में वही पुरानी रोशनी थी जो अब धुंधली हो चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानता था कि उसे मेरी कही हर बात अब झूठ लगेगी। मैंने कहा कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। उसने कहा, अच्छा तो फिर आप मेरी क्या मदद करना चाहते हैं? किस तरह मदद करना चाहते हैं? क्या मुझे बार में ले जाकर डांस करवाएंगे, या मुझे अपने दोस्तों के आगे पेश करेंगे, या फिर मुझे अपने घर ले जाकर अपने बिस्तर की रौनक बनाएंगे? आप जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों की कमज़ोरी का इसी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये सब आपको नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपने तो मेरी मदद की, मगर ना जाने क्यों मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। मेरी माँ ने जिस तरह कठिनाइयों से लड़कर अपना और हम सब का गुजारा किया था, इस तरह से मैं भी कठिनाइयों से लड़ूंगी और अपने भाई बहन को एक अच्छा फ्यूचर दूंगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। इतने में ही संध्या की बहन राखी मेरे लिए पानी लेकर आ गई थी। मैंने पानी पिया और कहा कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद ज़रूर करना, और हाँ, मैं तुमसे मिलने हर रोज़ तुम्हारे घर आता रहूँगा। मुझसे ये हक मत छीनना। अभी मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर ही रहा था। उसने मुझे और मैंने उसे गौर से देखा। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो सबसे बुलंद आवाज़ थी। इसमें गुजरे हुए समय की परेशानी मौजूद, समय की थकान और आने वाले समय का अंदेशा छुपा हुआ था, मगर एक नया रिश्ता भी जन्म ले रहा था, सच से भरा हुआ। मैं संध्या के भाई के पास जाकर बैठ गया, उससे उसका नाम पूछा और पहली बार मुस्कुराकर मैंने किसी गरीब से बात की थी। माफ़ कीजिएगा, मैं उनको गरीब बता रहा हूँ, जबकि मैं खुद गरीब था, क्योंकि मेरी सोच भी छोटी थी और जिसकी सोच अच्छी नहीं होती उसे अमीर कहलाने का हक नहीं है। इंसान जेब से ज़्यादा किरदार का अच्छा होना चाहिए। जब मैं जाने लगा तो संध्या दरवाजे पर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र मुझ पर डाली, न रुकी न मुझे विदा किया, बस एक खामोश इजाज़त दी और मैं पहली बार किसी के दिल से दिया गया वो इशारा लेकर वापस पलटा, जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। मेरी दुनिया अब भी वही थी, शीशे से बनी इमारत, डैड का बिजनेस, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, लेकिन अब मेरी आंखें इन सब में कमी देखने लगी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि असली रोशनी वहाँ है जहाँ अंधेरा जन्म लेता है, और जो दिल अंधेरे में किसी और के लिए धड़कता है, पता नहीं क्यों मुझे संध्या बहुत शिद्दत से याद आती थी। मैं मन ही मन संध्या को पसंद करने लगा था। उसे देखने के लिए बार बार मेरी आंखें बेकरार रहती थी। मैं उसके भाई बहन से बातचीत करने के बहाने उसके घर चला जाता था, उनके लिए खाने पीने का सामान ले जाता था। जब भी मैं अकेला होता और अपनी आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने फौरन संध्या का मासूम चेहरा आ जाता था। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था मुझे ऐसा लगता था कि जो वक्त गुजर चुका है वो मेरे लिए सबक बन गया, जो आने वाला इम्तिहान है। मैं अकेले में बार बार पेपर पर पेन से संध्या का नाम लिखता रहता था। पता नहीं क्यों ये नाम, ये वजूद मुझे इतना पसंद आने लगा था। इस बार ऑफिस में ज़्यादा काम आने की वजह से मुझे संध्या के घर जाने में पूरा एक हफ्ता लग गया था, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि संध्या के घर कुछ बच्चे जा रहे थे और ये सारे ही बच्चे लड़कियाँ थीं। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसकी बहन घर का काम कर रही थी, भाई पढ़ाई कर रहा था और संध्या लड़कियों को सिलाई मशीन से सिलाई सिखा रही थी। सारी ही लड़कियां अपने अपने आगे सिलाई मशीन लेकर बैठी हुई थी। उसका ये हुनर देखकर मैं समझ गया था कि उसने अपने आप को कामयाब बनाने की शुरुआत कर ली है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, उस रात के ताने मेरी गलती को नहीं मिटा सकते। मैं हर रोज़ उसके घर के दरवाजे पर आता, उसे लड़कियों को सिलाई सिखाते हुए देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस उसकी मुस्कुराहट, उसके रिएक्शन, उसकी अदाएं
मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसकी बहन ये नोटिस करती थी कि मैं दरवाजे से खड़े होकर उसे देखकर चला जाता हूँ, जबकि संध्या लड़कियों के साथ इतने बिजी होती थी कि मुझे देख ही नहीं पाती थी। मैं अपने घर में भी उसके ख्याल पर मुस्कुरा जाता था। मेरा नर्म बर्ताव, मेरे दिल में शब्द और मेरी मुस्कुराहट, मेरे पेरेंट्स भी हैरान थे कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हुआ था, ये तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद ये मेरी संध्या से होने वाली पहली मोहब्बत थी जो सिर्फ मेरी तरफ से थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं संध्या से सच्ची वाली मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मेरी तरफ से मोहब्बत होने का क्या मतलब था? वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो मोहब्बत करना तो दूर की बात है। मेरे घर वाले भी पूछने लगे थे कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मैं सर हिलाकर उन्हें जवाब दे दिया करता था, शायद अब मैं ठीक होना शुरू हो रहा हूँ। संध्या की मोहब्बत मेरे दिमाग पर सवार होने लगी थी। उस शाम मैं संध्या के घर पर गया था। मेरी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, न उसके लिए कोई चेक। बस मैं उसके भाई बहन की शिक्षा के लिए उसके पास एडमिशन का तोहफा लेकर गया था, जिस पर संध्या चाहे तो मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मैं चाहता था कि संध्या के भाई बहन अब्रॉड जाकर पढ़ाई करें। संध्या अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी। मैं चाहता था कि उसके भाई बहन भी अपनी पढ़ाई पूरी करके कामयाब बने। मैं जब उसके पास ये ऑफ़र लेकर पहुंचा तो उसने पहले तो मुझे गौर से देखा, फिर काफ़ी देर तक सोच विचार करने लगी। फिर कहने लगी, मैं आपसे आज भी यही सवाल करूंगी कि आप मेरे और मेरे भाई बहन के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने कहा, संध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई बहन बाहर जाकर पढ़ाई करें। तुम भी तो अपने भाई बहन को कामयाब बनाना चाहती हो ना, तो तुम अपने भाई बहन को मेरे पैसों पर पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। जब वो पढ़कर वापस आ जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तुम भी कमाने लायक हो जाओगी, तो तुम मेरा कर्जा चुका देना। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस ये समझ लो कि तुम्हें एक तरह का लोन दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा कोई भी तोहफा आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन मेरा दिया हुआ कर्जा तो ले सकती हो ना, जो तुम मुझे वापस कर देना। वो खामोश हो गई। उसने अपने भाई बहन की तरफ देखा। दोनों कहने लगे कि दीदी, हम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। दीदी, आप इनकी बात मान लो। अपने भाई बहन की बात पर वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गई थी, और फिर उसने कहा कि मैं अपने भाई बहन के पढ़कर आने का इंतज़ार नहीं करूंगी, बल्कि उससे पहले ही उनकी पढ़ाई के खर्चे के सारे पैसे आपको सूद समेत वापस कर दूंगी। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा कि हाँ हाँ, वापस कर देना। मैंने लगभग 3 महीने बाद ही संध्या के भाई और बहन के बाहर की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी थी। उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी पर बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, लेकिन यहाँ संध्या घर में अकेली रह गई थी, इसलिए मैंने उसके घर के बाहर कुछ गार्ड्स लगा दिए थे जो कि उसकी देखभाल कर सकें। संध्या को इस बारे में नहीं पता था कि मैंने उसके घर के बाहर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया है। उसके भाई बहन के पीछे जब मैं उसके घर आया, उसने दरवाज़ा खोला। इस बार उसकी आंखों में खामोशी थी। वो मुझसे डर नहीं रही थी, बल्कि मुझे देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे भाई बहन बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पर मैं धीमे से मुस्कुरा दिया। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा था। वो भी दिन ब दिन कामयाब होती जा रही थी। उसकी बहुत सारी स्टूडेंट्स थीं जो उससे सिलाई सीख चुकी थी, मगर जो पैसे उसके पास आते थे उनसे वो अपना गुजारा किया करती थी। मैं चाहता था कि संध्या जैसी टैलेंटेड लड़की कामयाब होनी चाहिए, दुनिया के सामने उसका टैलेंट आना चाहिए। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के पास गया जिसकी पत्नी का अपना बुटीक था, और वो अपने ही बुटीक के लिए तैयार किए हुए कपड़े मार्केट में सप्लाई किया करती थी। मैंने उसे संध्या के बारे में बताया और कहा कि लड़की बहुत टैलेंटेड है। संध्या के अंदर ये हुनर उसकी माँ की तरफ से आया था। उसकी माँ ने उसे सिलाई सिखाई थी। मैं चाहता था कि उसकी यही सिलाई, उसका यही हुनर उसके काम आ जाए। मेरे दोस्त की पत्नी एक दिन संध्या के घर चली गई और उसने संध्या को अपने बुटीक में नौकरी करने की ऑफ़र दी। उसने पहले संध्या को नौकरी का ऑफ़र इसलिए दिया क्योंकि वो पहले संध्या का काम देखना चाहती थी। मैंने संध्या को भनक भी पड़ने नहीं दी कि इस सब में मेरा हाथ है। संध्या पहले तो इस नौकरी के ऑफ़र से चौंक गई थी, क्योंकि अभी तक वो घर में ही लड़कियों को 200 या 300 महीने की सिलाई पर सिखा रही थी, जिसमें कुल मिलाकर उसके पास 5,000 तक आ जाया करते थे।
मगर मैं चाहता था कि संध्या की कमाई ज़्यादा हो। जब मेरी दोस्त की पत्नी शनाया ने संध्या को अपने बुटीक के बारे में बताया और कहा कि आप जैसी लड़कियों की हमें अपने बुटीक में ज़रूरत है, तो संध्या इस नौकरी के ऑफ़र के लिए मान गई। जब वो शनाया की बुटीक में गई और उसने वहाँ के ड्रेसेस देखे तो वो थोड़ी घबराई, क्योंकि ये काम वेल ट्रेंड डिज़ाइनर्स का था, मगर वो अपने आप को खुद से कम समझ रही थी। फिर उसने अपने अंदर साहस भरा और फिर कुछ हिम्मत उसे शनाया ने दी और उसे समझाया कि तुम हमारे यहाँ काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया। वक्त गुजरता गया। संध्या बुटीक के सारे कामों को अच्छी तरह से समझ गई थी और फिर उसकी महीने की सैलरी भी बन गई। मैं वहाँ रोज़ चोरी चुपके उसे देखने के लिए आता था। मेरे दोस्त की पत्नी शनाया समझ गई थी कि मैं उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा हूँ। ज़रूर वो मेरे लिए स्पेशल है। और फिर एक दिन संध्या को उसकी मेहनत के बेस पर बुटीक का मैनेजर बना दिया गया, क्योंकि उससे ज़्यादा टैलेंटेड और मेहनती वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बात तो शनाया को भी दिख रही थी, जो कि बुटीक की ओनर थी। संध्या की इस लगन से मैं बहुत खुश हुआ था। वक्त गुजरता गया और संध्या कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। मैं जहां अभी तक संध्या के पीछे था, पीछे ही रहा, कभी उसके सामने न आया। फिर एक वक्त वो आया जब संध्या की बहन न्यूयॉर्क से डॉक्टर बनकर लौटी। भाई हालांकि अभी भी पढ़ाई कर रहा था। कितने सालों का सफ़र मैंने काफ़ी समय में तय किया था, जब संध्या की बहन ने यहाँ आकर संध्या का नाम रोशन किया। संध्या अब अच्छा कमाने लगी थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो अभी भी कई सालों पुरानी बात, उस बात को नहीं भूली थी जो मैंने कही थी, मेरा कर्ज, जो वो अभी भी चुकाना चाहती थी। मेरे दिल में आज भी संध्या के लिए बहुत इज्जत थी। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी खातिर शादी नहीं की और उन लोगों से वक्त मांगता रहा। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं जानता था कि मैं उनसे संध्या के बारे में बात करूंगा तो वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। इसलिए उनको पता था कि मैं संध्या जैसी एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसके मान जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागेगी। मैंने सिर्फ संध्या के साथ ये हमदर्दी नहीं की थी, अपने बिजनेस में भी मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया था। गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। बेसहारा लोगों को सहारा देना शुरू कर दिया था और कुछ मासूम बच्चों को शिक्षा दिलवाने की सहूलियत लागू की थी। कुछ गरीबों का इलाज अपने पैसे से करवाया था। संध्या ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी वजह से एक पत्थर दिल इंसान अब नरम दिल बन गया। संध्या अब शहर में पहचानी जाने लगी थी। मेरी असली पहचान तो वो थी जब उसने मुझे एक आदमी से इंसान बनाया था। एक दिन जब मैं उसके दरवाजे पर गया तो वो अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। उसने अपने घर को भी पूरी तरह से बदल दिया था। अब ये छोटा सा घर छोटा नहीं बल्कि बहुत सुंदर लगता था। संध्या मेरे सामने चाय लेकर आई। पहली बार बिना देखे उसने कहा कि अब आप मेहमान नहीं रहे, आप हमारे लिए हमारे घर के मेंबर बन गए हो। ये शब्द जैसे मेरे लिए किसी मोहब्बत से कम नहीं थे। उसने मेरे होठों पर मुस्कुराहट ला दी थी। उसने मेरे सामने अचानक हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए। मैं चौंक गया। मैंने कहा, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, आपको ज़्यादा अनजान बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि आपने मेरे और मेरे भाई बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखिए, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। मैंने फिर से घबराते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भला तुम्हारे लिए क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा कि बुटीक में नौकरी आपने ही मुझे दिलवाई थी। मैं जानती हूँ, आप वहाँ रोज़ मुझे देखने के लिए चुपके चुपके आया करते थे। मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में आपको देख लिया था और ये बात चेक कर ली थी कि आप हर दिन मुझे देखने के लिए आते थे। अगर मुझे देखने नहीं आते थे तो फिर किस लिए आते थे? यही बात जब मैंने शनाया मैडम से पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने ही मेरी नौकरी इस बुटीक में लगवाई थी। मैं चाहती तो आपसे उसी समय बात करती, मगर मैं आपके राज को राजी रखना चाहती थी। तभी मैंने कहा कि संध्या, भले ही मैंने तुम्हारी नौकरी वहाँ पर लगवाई थी, लेकिन तुम कामयाब खुद की वजह से हुई हो। तुम टैलेंटेड हो, इसलिए तुम कामयाब हुई। अगर तुम्हारे अंदर हुनर नहीं होता तो तुम अभी तक पीछे होती। मैं तो बस तुम्हारा हुनर दुनिया के सामने लेकर आया हूँ। वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं आपसे अब तक के अपने सारे सख्त बिहेवियर की माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
मैंने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से ही बदला हूँ। तुमने ही मुझे पूरा बदल कर रख दिया संध्या, वरना मैं तो कुछ और था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने माता पिता की बात ना मानकर, उनकी इज्जत ना करके गुजारी, लेकिन जब से मेरा तुमसे सामना हुआ था, तुमने मुझे ज़िंदगी की हकीकत दिखा दी। तुम्हारी वजह से मैं समझ गया कि इंसान कैसे कैसे पड़ाव से गुजरता है। मैंने अमीर घर में जन्म लिया, इसीलिए मुझे ज़िंदगी की परेशानियों का मतलब ही नहीं पता था। ज़िंदगी का असल मतलब तो मुझे तुम्हें देखकर पता चला। वो थोड़ा झिझकी, हालांकि मैं भी झिझक रहा था। उसके बाद मैं उसके घर से उठकर आ गया था। मेरे पेरेंट्स ने अब मुझे फाइनली बात करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम जीते जी तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं और तुम हमें अपनी शादी की खुशी से तड़सा रहे हो। आज मेरी जितनी भी संध्या से बातचीत हुई थी, उसने मेरा दिल खुश कर दिया था। मेरे पेरेंट्स संध्या के घर जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैंने उनको संध्या के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि आप लोग उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जा सकते हैं। मेरे घर वाले खुशी खुशी उसके घर रिश्ता लेकर चले गए, मगर जब उन्होंने संध्या से मेरे बारे में बात की तो संध्या पूरी तरह से खामोश हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों और कैसे हो रहा है। मेरे घर से उसके लिए रिश्ता कैसे आ सकता है। मैं अपने पेरेंट्स से घर आने का बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि संध्या ने उनसे क्या कहा। मुझे 99% उम्मीद थी कि संध्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन जब मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि उसने तो हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा कि वो हमें सोचकर बताएगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। जो खुशी मुझे हो रही थी, मेरे दिल की सारी खुशी खत्म हो गई थी। मेरा एक दिल कह रहा था कि क्या फ़ायदा हुआ संध्या के बारे में इतना सोचने का, और दूसरा दिल कह रहा था कि वो बहुत खुददार लड़की है। इतनी आसानी से दूसरों की मदद, दूसरों का एहसान नहीं लेती। खुद पर विश्वास करने वाली लड़की खुद अपने लिए रास्ता चुनती है। मैं उदास हो गया था और फिर उस दिन के बाद संध्या के घर से कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन गुजर गए थे। अब मैंने उम्मीद उठाकर रख दी थी कि संध्या मुझसे शादी करेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद संध्या मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, मैं तो कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि दरअसल मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भाई बहन की तरफ से मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मेरे भाई बहन भी अब जवान हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको बेसहारा और अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। माँ के मरने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कमज़ोरी को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे भाई बहन अब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्या हम दोनों मिलकर उन दोनों को कामयाब नहीं बना सकते? क्या हम दोनों मिलकर उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? जिस पर वो मुस्कुराई और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मेरी और संध्या की शादी धूमधाम के साथ हुई। उसके भाई बहन भी हमारी शादी में शामिल हुए। संध्या और मेरी मोहब्बत मिसाल बन गई थी एक दूसरे के लिए। मैं समझ गया था कि कभी कभी रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वो सिर्फ एक लम्हे, एक सच, एक कुर्बानी से बन जाते हैं, और हमने वो लम्हा जी लिया है। संध्या ने पहली बार मुझसे वादा किया था और कहा था कि मेरे माँ की मौत की कीमत अदा हो चुकी है। साहब, अब वक्त है कि हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो, साहब कहना बंद करो। अब वो मुझे प्रकाश जी कहकर बुलाती है। हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए थे। हम दोनों के बीच फासले नहीं थे। हम दोनों वो रोशनी लेकर जीना चाहते थे जो हमने एक दूसरे के चिराग से बनाई थी। संध्या कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो एक मर्द के दिल को जिंदा करने का हक भी रखती थी, और संध्या ने वो हक अदा कर दिया था। ये कहानी वो लम्हा थी जिसने मुझे बदल दिया। एक ऐसा लम्हा जो हादसा था लेकिन तोहफा बन गया। जिस लड़की को मैंने तमाशा समझा था, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। संध्या अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ इंसानियत ने आँख खोली, एक मौत की कीमत अदा हो चुकी थी। अब मैं जिंदा था और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। उसके भाई बहन की जिम्मेदारी भी हम दोनों मिलकर उठा रहे हैं। मेरी पत्नी एक आत्मनिर्भर नारी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।